जिसने ज्वाइन कर लिया जय हनुमान जी कर दो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल हमने 39 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब उसके आगे ही करते हैं। परमुटेशन के क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। तो प्रॉब्लम 40 ध्यान दो। आप सब लोग अपने पास रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और आंसर चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो 40th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ। परमुटेशन का एक और मतलब क्या होता था? अरेंजमेंट्स। परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स taken not more than 4 at a time. It is given that each thing may be repeated, each object may be repeated any number of times. ठीक है। What is the total number of permutation of 10 different things taken not more than 4 at a time? It is given that each thing may be repeated any number of times. अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन ना आपने असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था जिसमें उसने बोला हुआ था कि ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर सकते हैं और हमें मैक्सिमम आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेने हैं। अब नॉट मोर देन 4 एट ए टाइम कहने का क्या मतलब है कि भाई हम या तो एक ऑब्जेक्ट लेंगे या 2 ऑब्जेक्ट लेंगे या 3 ऑब्जेक्ट लेंगे या 4 ऑब्जेक्ट लेंगे, बस यही हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो या तो हम एक ऑब्जेक्ट ले, क्योंकि मैक्सिमम 4 एट ए टाइम लेना है, नॉट मोर देन 4 लिखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या 4 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई। अब पहले जो एक ऑब्जेक्ट लेना है उसके एक ऑब्जेक्ट लेने के कितने ऑप्शन है हमारे पास? 10 ऑप्शन हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं उसके लिए कितने ऑप्शन हैं? 10 इंटू 10 हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक ऑब्जेक्ट को आप रिपीट कर सकते हो ना। इट इज गिवन दैट ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रिपीट किया जा सकता है, मतलब उसको 2 बार सिलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे अगर 3 टाइम्स लेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4। नहीं, 10p1 10p2 नहीं होगा बेटा, उसमें 10p2 का तो मतलब हो गया हमारे पास 10 इंटू 9 बनेगा ना वो तो। 10p2 इज 10 इंटू 9। उसमें क्या होता है, अगर आपको रेपिटेशन नहीं लेना होता तो 10 इंटू 9 आता है। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, इसलिए 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो भाई जिसको समझ आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हो ना आप लोग। ये जीपी बनेगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 to 10 by 9 into 10 raised to the power 4 minus 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज फाइव आइडेंटिकल एप्पल्स सिक्स आइडेंटिकल guavas and 7 identical oranges can be arranged in a straight line
such that at least one fruit is separated from similar fruits. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सुनो भाई सब लोग. इन हाउ मेनी वेज 5 आइडेंटिकल एप्पल्स, 6 आइडेंटिकल गुआवास एंड 7 आइडेंटिकल ऑरेंजेस. तो मेरे पास 5 एप्पल हैं. ठीक है, आइडेंटिकल कहने का मतलब ये सब सिमिलर हैं. ठीक है, 5 एप्पल हैं, 6 गुआवास हैं और 7 ऑरेंजेस हैं हमारे पास. ठीक है, तो इनको हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है सच दैट एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिमिलर फ्रूट. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? सच दैट एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिमिलर फ्रूट, कि भाई कम से कम एक एप्पल बाकी 5 जो है हमारे, जैसे टोटल 5 एप्पल हैं, तो एक एप्पल 4 एप्पल से अलग होना चाहिए. सारे के सारे एक साथ नहीं होने चाहिए. ठीक है, कम से कम एक अलग होना चाहिए. ऐसे ही 6 ग्रीन में क्या होना चाहिए? कम से कम एक ग्रीन क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए. सो दैट एटलीस्ट वन फ्रूट. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा मतलब अब टोटल जितने भी फ्रूट्स हैं, 5 एप्पल, 6 ग्रीन, 7 ऑरेंज, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट, एक फ्रूट ऐसा होना चाहिए जो अपने ग्रुप में नहीं है. ठीक है, ये इसका मतलब है, ये जो लाइन है ना, सो दैट एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिमिलर फ्रूट्स. कम से कम एक फ्रूट ऐसा होना चाहिए जो एप्पल, या तो एप्पल हो, जैसे ऐसा हो सकता है कि भाई एक एप्पल अलग हो गया, लोग 5 एप्पल के साथ नहीं है. ठीक है, ऐसा हो सकता है. एटलीस्ट वन फ्रूट बोला हुआ ना, क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है कि भाई बाकी सब एक साथ हैं, बस क्या हुआ, एक गुआवा अलग होके बैठ गया, तो वो हमारे रिक्वायर्ड वेज में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं. टोटल कितने हो गए? 5 6 11 7 18. तो 18 फैक्टोरियल क्योंकि आइडेंटिकल है, तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस. अब वो केसेस कर देंगे. कौन से केसेस माइनस करेंगे? जिसमें सारे एक साथ हो जाएं, क्योंकि सारे एक साथ हो जाएंगे. वो अगर आपने माइनस कर दिया तो वो वाले सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक फ्रूट भी अलग होकर बैठा होगा. तो 5A, 6 गुआवा एंड 7 ऑरेंजेस को अरेंज करने की कितने वेज होंगे? इकट्ठे कर दिया मैंने इनको बॉक्स में, इनको स्ट्रिंग में डाल दिया, तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में. ये इसका आंसर है. देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? मैंने इसको फैक्टोरियल में लिखा है, ये बताओ ये समझ आ गया कि नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो जल्दी से भाई. प्रॉब्लम 42. Consider 26 letters of English alphabet ठीक है, in how many arrangements? In how many arrangements? Exactly 5 alphabets are between A and B. तो खुद से ट्राई करो एक बार. 26 लेटर होते हैं. इन हाउ मेनी अरेंजमेंट एग्जैक्टली 5 अल्फाबेट्स आर बिटवीन ए एंड बी, ये हमें देखना है.
नहीं बेटा सही नहीं है। अब देखो उसमें क्या बोला हुआ है, ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट आने चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप 26 लेटर को अरेंज करोगे तो 26 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। बट हमें अब ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई 26 के 26 लेटर उठाओ और उसमें से क्या करना चाहिए, ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट आने चाहिए। सर 20 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं है। नहीं, ए और बी के बीच में कोई भी 5 आ सकते हैं, वो फिक्स नहीं होंगे। किसी का भी सही नहीं है अभी तक। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो अब क्या है ना इसमें, इन चीजों में देखो पीएनसी में ना क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो अब हर किसी में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में भी है। तो अभी देखो मैं बताता हूँ, अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट बैठाने हैं। अब एक तरीका तो हम ये सोच सकते हैं कि यार पहले तो क्या करूँ, 24 में से 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 24 बचेंगे, ए और बी तो फिक्स है। 24 में से 5 को सिलेक्ट करके उसको मैं ए और बी के बीच में बैठाऊंगा और बाकी को मैं बाहर बैठाऊंगा, ठीक है। तो उसमें बस ये कंफ्यूजन आएगा कि वो 5 को जब हम बीच में बैठाएंगे वो 5 अरेंज होंगे, ए और बी भी अरेंज होंगे और वो 20 भी अरेंज होंगे। कुछ ओवरलैप का सीन उसमें बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने साइमल्टेनियसली चीजें लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आप 5 ले रहे हो उस पर आपका वैसा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमने वो वाला केस क्वेश्चन किया था जो पीरियड वाला क्वेश्चन था, उसमें ए और बी के साथ होने से ऐसा ना हो कि आपका वो जो कॉम्बिनेशन है वो दोबारा से बन जाए कहीं पे। तो इसीलिए ना इसको उस तरीके से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे। अब देखना आप मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे करते करते बाकी सब लिख दिया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है। ये मैंने सारे अपने 24 अल्फाबेट लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा ना, ए और बी को इनके बीच में बैठाऊंगा। तो ए और बी के बीच में मेरे को कितने अल्फाबेट चाहिए, 5 अल्फाबेट चाहिए। तो मान लो अगर ए यहाँ बैठ रहा है, ठीक है, ये जो 24 अल्फाबेट्स हैं ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। तो ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, जो क्लियर है हम सब लोग को, 24 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। पहले हमने इनको बैठा के अरेंज कर दिया। अब ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट चाहिए, तो ए यहाँ पे आएगा अगर 1 2 3 4 5, तो बी यहाँ पे आएगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट है हमारे पास। तो एक पोजीशन ए और बी के लिए ये है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर ए आता है तो बी कहाँ पर जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर तुम ए की पोजीशन देखोगे उसके अकॉर्डिंगली बी की पोजीशन सेट हो जाएगी, क्योंकि बी उसके 5 गैप छोड़ के बैठेगा, ठीक है। तो ये अगर ए सेकंड जगह पे आता है तो बी आ सकता है, ऐसा ए कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो सी पर आ गया डी, अब टोटल 24 है हमारे पास। तो अगर मान लो हमारे पास 3 होते, जैसे सी डी ई तक होता, तो जैसे मैं यहाँ से इधर से बताता हूँ, सॉरी, ए यहाँ पर आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन हो गई। ऐसे करते करते आपको ये पता होगा ये 24th पोजीशन होगी और ये 25th पोजीशन होगी, क्योंकि अगर हम 4 चीजों को बैठाते हैं तो 5 गैप बनते हैं। तो यहाँ गैप मैं देख रहा हूँ, तो इस पहले वाले गैप में ये आ सकता है, दूसरे वाले में आ सकता है, तीसरे वाले में आ सकता है, फोर्थ वाले में आ सकता है। 5 पोजीशन छोड़ के बी बैठता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका लास्ट है, यहाँ पे लास्ट ए आ पाएगा। ये 25th गैप है, 24th है, 23rd, 22nd, 21st और ये 20th, ठीक है। ये आपका लास्ट गैप है, क्योंकि यहाँ पर जब ए आएगा ना तो बी यहाँ पर आएगा, तो ए और बी के बीच में तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए हमारा नहीं आ सकता। तो ए के लिए कितने पोजीशंस है हमारे पास, 20 पोजीशंस हैं, समझ गए। तो 20 पोजीशंस में मैं ए को बैठा सकता हूँ, और जैसे ही मैं 20 पोजीशंस पे ए को बैठाऊंगा तो बी ऑटोमेटिकली 5 छोड़ के बैठ जाएगा, ठीक है। बट ए और बी आपस में स्वैप भी हो सकते हैं, इसीलिए 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 24 फैक्टोरियल इंटू 40। सो दिस इज द आंसर, 40 इंटू 24 फैक्टोरियल।
देखो क्या था हमारे पास 26 लेटर हैं जिसमें दो तो ए और बी हो गए, तो 24 लेटर बचे। अब उसने बोला ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट आने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 24 को बैठा दिया, वो 24 अरेंज हो सकते हैं अपनी पोजीशन पे 24 फैक्टोरियल बेस है। अब ए और बी के बीच में हमेशा 5 अल्फाबेट आएंगे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो गैप है उनमें ए और बी को बैठाऊंगा। तो जब ए यहाँ पे पहली पोजीशन पे बैठेगा तो बी कहाँ पे बैठेगा, 5 लेटर्स को छोड़ के 1 2 3 4 5 जी के बाद बैठेगा। जब ए सेकंड पोजीशन पे बैठेगा तो बी एच के बाद बैठेगा। ऐसे ए कितनी जगह ए को कहाँ कहाँ पे फिट कर सकते हो, जैसे गैप में करते थे, तो ए को आप यहाँ तक वी तक फिक्स कर सकते हो, क्योंकि जब आप वी पे फिक्स करोगे तो उसके बाद 5 लेटर और हैं तो बी आ सकता है। ए डब्ल्यू के आगे जा नहीं सकता क्योंकि उसके बाद 4 बचे हैं। हमें ए और बी के बीच में 5 अल्फाबेट फिक्स करने हैं ना बेटा, अब वो अपने आप ही अरेंज होते रहेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो हमारे पास कितने आगे पोजीशंस, ए को इसी लाइन में डालने के हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 20 ऑप्शन आ गए। ए 20 पोजीशन ले सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग बी क्या करेगा, हर ए की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बी की एक पोजीशन होगी, क्योंकि 5 गैप छोड़ के उसको काटना है। बट ए और बी आपस में स्वैप भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ए सी डी ई जी बी एक वर्ड बन जाए और बी सी डी ई एफ जी और ए एक वर्ड बन जाए, इसलिए वो 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अब जिसको समझ आ गया ऑल क्लियर करो या पेंगुइन बनाओ जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझ आ गया सबको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42 और 43 पे आते हैं, प्रॉब्लम 43। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके ठीक है, चलो अब देखो, अब नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। फाइंड द रैंक of the following words in dictionary। ठीक है, तो पहला इसमें वर्ड है रैपिड। अब ये देखना आप, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। अच्छा, रैंक वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये रहता है कि जैसे डिक्शनरी में आपको पता होगा सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर बी से स्टार्ट होता है, फिर सी से स्टार्ट होता है, फिर डी से, ऐसे करते करते जी तक जाता है। अब मान लो आपके पास ए बी सी करके वर्ड है, तो पहले ए वाले बनेंगे, फिर उसके बाद ए बी वाले बनेंगे, फिर ए सी वाले बनेंगे, ऐसे करके इसको बनाना होता है। तो सेम अब आप ये मान लेना है आपको, जैसे रैंक निकालने का मतलब ये नहीं कि हम सारे ए टू जेड करेंगे, हम वो सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब वो बोल रहे हैं ना फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन डिक्शनरी, इसका मतलब आपके पास जो लेटर उसने दिए हुए हैं वही हैं, RAPID है। अगर मान लो 2 बार कोई अल्फाबेट दिया जाएगा तो वो 2 बार लेना पड़ेगा। तो मतलब जैसे अगर वो मान लो RAPIDA देता तो मेरा पहला वर्ड हो जाता है ए, ऐसे करके ए से स्टार्ट होता हुआ, ठीक है। तो अब आपके पास 5 ही अल्फाबेट है, अब 5 अल्फाबेट को आपको अरेंज करना है इन दी ऑर्डर जो डिक्शनरी में होता है। उसके बाद ये बताना है कि भाई रैपिड का कौन सा नंबर होगा उसमें। अब टोटल 120 होंगे, क्योंकि RAPID जो है उसमें 5 अल्फाबेट है, 5 के 5 को अरेंज करोगे तो 120 बनेंगे अल्फाबेट। अब रैपिड का जो रैंक होगा वो 0 से मतलब 1 से लेके 120 के बीच में होगा, समझ गए, या 120 हो सकता है, 1 अगर होता तो इसका मतलब पहला अल्फाबेट होगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले तो पहला वर्ड लिखो, सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, वो ए से स्टार्ट होगा, तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपके अल्फाबेट्स आ जाएंगे ABCDEFGHI PQR, है ना, P और R। तो ये जो आपका वर्ड है ADIPR, ये आपका पहला अल्फाबेट, पहला वर्ड है, तो इसका रैंक आपका 1 है। ADIPR का रैंक हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। ये बात आप सबको समझ आनी चाहिए।
अब मेरे को कहां तक पहुंचना है, मेरे को रैपिड तक पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं, अब मैंने ए को फिक्स कर लेना है, मतलब ए मैंने फिक्स कर लिया। अब ए फिक्स करने का मतलब है कि मैं भाई ए से जितने भी लेटर बनेंगे वो सारे लिख दूंगा, उन सब का नंबर निकाल लूंगा। ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब का नंबर निकालेंगे। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, DIPR आपके पास कितने, 4 अल्फाबेट है, तो ये 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे 24। तो ए से जब आप स्टार्ट करोगे वर्ड्स को लिखना 24 बनेंगे, क्योंकि DIPR कितने वे से अरेंज हो सकता है। DIPR आपका जैसे मान लो DIPR पहला हो गया, फिर नेक्स्ट कौन सा बनेगा, DIRP बन जाएगा नेक्स्ट इसके बाद, समझ रहे हो। फिर ऐसे करते करते बनते रहेंगे। तो ये चारों के चारों अरेंज हो सकते हैं अपनी जगह पे। तो कितने अल्फाबेट्स बनेंगे, 24 अल्फाबेट बन जाएंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं। अब आपने ए के एंड पे चले गए, बट आपको ए के एंड पे तो जाना नहीं है। ए के अच्छा ए से आखिरी वाला अल्फाबेट कौन सा बनेगा, जो 24वां रैंक होगा। फर्स्ट तो इसका रैंक हो गया, इसका रैंक 1 है, ADIPR का रैंक 1 है, ये रैंक 1 है। अब 24वां कौन सा होगा, जो ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी बनेगा, वो ये बनेगा ARPID। ये ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी होगा, इसका रैंक क्या होगा, 24वां होगा। अब इसके बाद ए वाला कोई नहीं बनेगा, समझ गए ना। इसके बाद आपका किससे बनेगा, डी से बनेंगे। अब नेक्स्ट हम डी से बनाते हैं, DAD। इसको अब ऑर्डर में लिखोगे अगर तो बनेगा, जैसे अब DAIPR ये वाला वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब डी सबसे पहले आ जाएगा, फिर AIPR आ जाएगा। ऑर्डर में देख रहे हो, AIPR, समझ गए। तो डी अब 25वां जो वर्ड होगा वो ये होगा, DAIPR। ठीक है, तो अब डी से एंड डी मेरे को चाहिए नहीं, तो डी से कितने वर्ड बनेंगे, इन सब ये चारों अरेंज हो सकते हैं कितने वे से, 4 फैक्टोरियल वे से, तो 24 वे से। तो डी से कितने वर्ड बन जाएंगे, 24 और बन गए हमारे पास। तो ए से 24 बन गए, डी से 24 बन गए। नेक्स्ट कौन सा आएगा, आई। तो आई के पीछे अब कौन सा वर्ड आएगा, ए ऑर्डर इससे देखना है आपको, ठीक है। ऑर्डर आई से जो पहला वर्ड बनेगा, मतलब 49th वर्ड जो होगा, जिसका रैंक 49 होगा, आई, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। तो ये भी 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे 24। आई से भी बन गया, फिर पी से बनेगा, पी से ADIR, तो ये भी 24 बन जाएंगे। अब हमारे पास आर से आ जाएगा, और जैसे आर से आएगा उसका पहला लिखो, RADIP, ये बनेगा ना। आर सबसे आगे आ गया, फिर ADIP उसी ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, RADIP हो गया। अब RADIP में मेरे को आर चाहिए, रैपिड में आर अपनी जगह पर आ गया। ए भी चाहिए, मतलब इसको भी मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, तो ए को भी मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, डी, अब डी की जगह पे डी नहीं चाहिए, डी की जगह पे मेरे को क्या चाहिए, पी चाहिए, RAPID चाहिए ना मेरे को, रैपिड। तो ये वाले डी को मेरे को अब फिक्स नहीं करना है। अब तो डी को फिक्स करके कितने अल्फाबेट बनेंगे, बेटा किसी का माइक ऑन है। अबे सुनो, नहीं तो नहीं समझ आएगा, फिर मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ता है बार बार। ध्यान से सुना करो जो मैं बता रहा हूँ। RAD, अब हमने डी को फिक्स कर दिया, क्योंकि डी नहीं चाहिए ना, डी की जगह पे क्या चाहिए, पी चाहिए। ठीक है, तो अब डी से निकाल लेते हैं, डी से कितने बनेंगे, इसके पीछे 2 है, ये दोनों अरेंज होंगे, एक बार IP बनेगा, एक बार PI बनेगा, तो 2 फैक्टोरियल से 2 अल्फाबेट और बनेंगे। फिर RA, ये हमारे अब दोनों फिक्स हो गए। अब डी के बाद क्या आ जाएगा, IDP। तो आई से कितने बन जाएंगे, आई से 2 फैक्टोरियल से बन जाएंगे, 2 और बन जाएंगे। फिर आ जाएगा RAPDI, ये एक वर्ड हो गया। इसका नेक्स्ट वाला कौन सा बनेगा बताओ, क्योंकि आर फिक्स कर दिया, पी फिक्स कर, एक फिक्स कर दिया, पी फिक्स कर दिया, डी से एक बन जाएगा, डी को फिक्स करके। फिर RAP, यहाँ पे ID आ जाएगा, और ये एक हो जाएगा। तो रैपिड का रैंक कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, 24 into 3, 24 into 4 है, सॉरी ये ए से स्टार्ट किया था ना, तो 96 तो ये हो गया, 96 यहाँ तक 96 हो गया, और यहाँ तक 4 हो गया, 100, 102, so 102 is the rank. 102 is the answer. ठीक है, देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, वो करना है आपको, ठीक है। अच्छा, रैपिड में जब रैंक निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास यही 5 अल्फाबेट हैं, उनको आपको जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हैं उस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, जिस जिसको क्लियर हो रहा है वो पेंगुइन बना दो जल्दी से, या ऑल क्लियर कर दो, बाकी लोग सुनो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए अल्फाबेट से बनाया। अब जब मैं ए को फिक्स, ए अल्फाबेट से बनाने का मतलब है कि भाई ए से कितने बनेंगे, ए जिसमें स्टार्टिंग प्लेस पे आएगा, तो ए को आपने फिक्स कर दिया।
अब डी आई पी आर आपके 4 अल्फाबेट हैं, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल, तो 24 वे बन गए। ठीक है, फिर डी आपने फिक्स कर दिया, ए आई पी आर आ गया। अब ए डी फिक्स करके ए आई पी आर कितने वेज में अरेंज हो सकता है, 4 फैक्टोरियल से, तो 24 और बन गए। आई से भी 24 बन गए, पी से भी 24 बन गए। अब आर पे रुक जाना है क्योंकि आर आपको फिक्स करना है, तो आर से 24 करोगे तो आप तो फिर भाई 120 में नंबर पे चले जाओगे ना, तो टोटल बनेंगे। हमें आर पे तो रोकना है जाके गाड़ी को, रैपिड पे जाके रोकना है। फिर नेक्स्ट अल्फा, आर से पहला अल्फाबेट कौन सा बनेगा, आर ए डी आई पी, तो आर चाहिए था, ए चाहिए था, तो इन दोनों को तो मैंने फिक्स कर दिया। अब डी की जगह डी नहीं चाहिए, डी की जगह क्या चाहिए, पी चाहिए। तो अब निकालेंगे कि भाई डी से कितने बनेंगे, फिर आई से कितने बनेंगे, फिर पी से कितने बनेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। तो हमने निकाला भाई डी से कितने बनने हैं, डी से 2 बनेंगे, आर ए डी आई पी और आर ए डी पी आई। ठीक है, फिर आई से कितने बनेंगे, आर ए आई डी पी, आर ए पी डी, आर ए आई डी पी और आर ए आई पी डी, तो वो 2 बन गए। फिर आर ए आई के बाद पी आ गया, वहां पे ऑर्डर में आ रहे हैं, देख रहे हो, पहले ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर आई आ रहा है, ऐसे करके। तो डी आया, फिर आई आया, फिर पी आ गया, पी और नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर में डी आई, फिर आई डी। ठीक है, तो जिसको ये क्लियर हो गया वो अब नेक्स्ट वर्ड का निकालो, वरुण। वरुण का रैंक निकालना है आपको, जिसका भी आया था बताओ मुझे, जिसको नहीं क्लियर हुआ बताओ, मैं एक बार और बताऊंगा। Sir, rank will be the 100. वरुण का कितना, 100. हाँ 100 आएगा इसका। 100 आएगा। जिसका 100 आ गया वो इसका निकालो, प्रॉपर का, यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद प्रॉपर का रैंक निकालना है। वरुण का देखो 100 किस किस का आ गया, जिसको नहीं समझ आया मैं अभी वरुण करूंगा ना तो समझ आ जाएगा। एक बार बस ट्राई कर लो आप सब लोग। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, वरुण में क्या है, जैसे अगर आप वरुण को करते हो तो सबसे पहला वाला वर्ड लिखो ऑर्डर में, मतलब ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आएगा, ए, फिर उसके बाद एन आ जाएगा,
ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा ANRUV, तो पहला वर्ड हमारा होगा ANRUV, इसका रैंक 1 होगा ऑर्डर में अगर हम लिखें तो, क्योंकि आर फिर ऐसा आता है ना RSTUV ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पहला रैंक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ए से फिक्स हो गए कितने बनेंगे, ई को अगर मैं फिक्स करूंगा तो चारों अलग है, यहाँ पे कितने वे से अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल से, तो ए से कितने वर्ड बनेंगे आपके 24। फिर नेक्स्ट अब कौन आएगा आपके NAR, एन आ गया। अब उसके बाद AR, बाकी जो बचे हुए वो ऑर्डर में आएंगे ना, तो अब N से कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल और बनेंगे, ठीक है जी। N से भी बन गए 4। फिर नेक्स्ट R से कितने बनेंगे, R के बाद ये बनेगा ANUV, ये भी कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। A बन गया, N बन गया, R बन गया। अब उसके बाद U से आते हैं, U से कितने बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल, फिर बन जाएंगे ANRV, ठीक है। फिर आ गया V, अब V से VANRU, ये V से बनने वाला पहला वर्ड बनेगा VANRU जो है। तो अब मेरे को V फिक्स चाहिए, यहाँ पे V भी चाहिए, A भी चाहिए, VA। अब N नहीं चाहिए यहाँ पे, तो N से कितने बनेंगे, N को फिक्स करके कितने बनेंगे 2 फैक्टोरियल। फिक्स करने का मतलब अगर मैं वहां पे उस पोजीशन पे उसको वर्ड को बैठा देता हूँ तो कितने बन जाएंगे, तो वहां तक फिक्स कर दिया, पीछे इसके 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। अब VA, अब N के बाद कौन सा आएगा, R ही तो आएगा, और उसके बाद NU आएगा, ठीक है। तो VARNU, अब VAR को मैंने फिक्स कर दिया, N को अगर फिक्स करता हूं तो एक अल्फाबेट NU वाला बनेगा। अब N के बाद क्या आएगा UN, एक ये बन जाएगा। अब इन सबका सम कर लो, 96, तो यहां तक हो गया 96 और 4 100 हो गया, तो 100 इज द आंसर। ठीक है, अब मुझे प्रॉपर का बताओ, किसी ने अगर सॉल्व कर लिया हो तो, ठीक है। अब समझ आ जाना चाहिए आप सबको। 705. प्रॉपर का 105 आएगा, हाँ। बाकी लोग करो भाई, 1 मिनट ले लो जल्दी से, प्रॉपर का भी करो, 105 आता है इसका आंसर। आया 105, जिसका 105 आया वो चैट बॉक्स में लिख दो। Done, sir. ओके, देखो मैं बता रहा हूँ एक बार, सबसे पहला काम क्या है, उसको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, MNOP, फिर RR आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला वर्ड बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 ई हैं 2 पी हैं, ऐसे सॉरी 2 पी हैं और 2 आर हैं। तो ई से, अब ई से ये वाला वर्ड हमारा पहला, इसका रैंक 1 है। तो अगर मैं ई को फिक्स करता हूँ तो OPPRR, मतलब ई से बनने वाले कितने वर्ड्स बन जाएंगे मेरे पास, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 30 बन जाएंगे। समझ गए कैसे, 120/4 ये 30 हो जाएगा। तो ई से बनने वाले हमारे पास कितने बन गए 30, ठीक है। अब ओ से बनाते हैं, जब ओ को आप फिक्स करोगे तो हमें तो पी से बनाने हैं, ई से बना लिया, अब ओ से बनाएंगे। ओ के बाद क्या आएगा, पहला वर्ड EPPRR। अब ये कितने वे से अरेंज हो सकता है, मतलब जब अरेंज करते हो ना, इसका मतलब आपने ये निकाल लिया कि ओ से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं।
तो आप उसके जब 30th वाला अगर काउंट करोगे तो इसका लास्ट वाला होगा, ई से बनने वाला लास्ट वर्ड, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 120 बाय 4, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 30। अब हम बनाएंगे पी से, तो पी से पहला वर्ड क्या बनेगा, ई ओ पी, एक पी उठा लिया, पी ई ओ पी आर आर, तो अब हमें एक पी तो चाहिए यहाँ पे, तो पी हो गया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब पी के एंड पे नहीं जाना है हमें, अब ई पे देखते हैं। ई को अगर मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 24 बाय 2, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर पी अब यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब ओ बना दिया यहाँ पे, पी के बाद ई के बाद ओ ही तो आएगा, ई ओ, यहाँ पे ओ फिक्स किया, ई पी आर आर। अब ये भी कितने वे से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से, तो 24 बाय 2, तो ये 12 आ गया। फिर हमारे पास पी आ गया, ई भी आ गया, अब यहाँ पे ओ भी आ गया, ई के बाद ओ आएगा, फिर क्या आएगा, पी आ जाएगा यहाँ पे, पी के बाद यहाँ पर आ जाएगा ई ओ आर आर। फिर कितने वे से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से 24 बाय 2, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पी के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, पी, अब पी के बाद आर ही बचा है, तो यहाँ पे आर आएगा, अब इसको फिक्स करना पड़ेगा। पी, एक आर उठा लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ई ओ पी आर, तो पी आर तो हमने फिक्स कर दिए। अब ई को यहाँ फिक्स करके कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, तो 6 और बन गए। फिर पी आर फिक्स कर दिया, अब ई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ओ, वो क्योंकि ऑर्डर में लिखे हुए हैं हमने, ओ ई पी आर, तो पी आर ओ भी हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इस ई के लेकर कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल, तो क्योंकि यहाँ पे ई नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पी आर ओ, अभी के बाद क्या आएगा, पी ई आर, ये एक और हो गया बस। इसके बाद जैसे पी आगे आएगा ई उसके पीछे जाएगा, फिर आर आएगा ना, तो ये प्रॉपर बन गया, यही हमें चाहिए था। अब काउंटिंग करते हैं, तो कितने हो गए, यहाँ तक तो 60 हो गया, 60 और 12 12 12 36 96 हो गया, तो 96 यहाँ तक हो गया। ये कितना हो गया, 102 103 104 और 105, सो 105 इज द आंसर। देखो भाई सबको समझ आना चाहिए। अब होमवर्क में आपको क्रिकेट का बताना है, ठीक है। क्रिकेट का मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर या टीम के ऊपर, क्रिकेट का रैंक निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में परमुटेशन में ही है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट में देखे होंगे जो अभी आप नहीं कर पाए होंगे, उसी के ऊपर है। तो 43 क्वेश्चन हो गए, 44 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers that can be formed using the digits sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 when repetition is not allowed, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब समझो। अब मेरे को क्या करना है, 1 2 3 4 से कितने नंबर बनेंगे, 24 नंबर बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 चारों की चारों को लेके रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो आप अगर नंबर्स बनाओगे 24 नंबर बनेंगे। उन 24 नंबर का सम निकालना है मुझे, ठीक है। समझ आ रहा है कि मेरे को क्या करना है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग 1 2 3 4, उसको आप सॉल्व करो। 4 डिजिट के जो भी आप मतलब वो सॉरी वो जो 4 डिजिट के नंबर बने उन सबको लिखो और उन सबका सम निकालो, और वो जो सम है वो इसने पूछा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, अब समझना इसको कैसे करेंगे,
ठीक है। इसके बुक्स में फॉर्मूले भी दिए रहते हैं, मैं वो फॉर्मूले बिल्कुल नहीं बताता हूँ, मैं मतलब हम लॉजिक से चलेंगे इसमें और लॉजिक से ही करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, सुनो अब ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अब मान लो जैसे हम रैंक का यूज कर रहे हैं ना, रैंक का यूज है इसमें, जैसे हम रैंक में क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप से। अब क्या होगा, इसके 24 नंबर बनेंगे। जैसे अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ इससे पहले। मान लो मेरे पास 3 डिजिट है 1 2 3 और इसका सम निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको, क्योंकि इसमें 6 बनेंगे, वो ऐड करके भी देख लेंगे और ऐसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो 6 कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा 1 2 3, एक बनेगा 1 3 2, एक बनेगा 2 1 3, एक बनेगा 2 3 1, एक बनेगा 3 1 2 और एक बनेगा 3 2 1। ठीक है, अब आप ऐड करो, कितना हो रहा है 3 2 5। ध्यान से देखना जब मैं ऐड कर रहा हूँ, 3 2 5 3 8 9 10 12। ठीक है, 12 बना। अब आप देखना बीच वाले टर्म्स का भी सम कितना आ रहा है, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक कैरी फॉरवर्ड है, तो वो 13 हो गया। वैसे सम उसका क्या आ रहा था, 12 भी आ रहा था। अब इधर देखो 1 1 2 4 6 और 6 12 और 1 13, तो 1 3 3 2 इसका आंसर आ रहा है। समझ गए, जो 1 2 3 से जितने भी आपके नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के, उनका सम 1 3 3 2 आ रहा है। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आखिरी से, क्योंकि एडिशन जब हम करते हैं लास्ट प्लेस से चलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 फिक्स करूंगा ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 फिक्स किया, तो यहाँ पे कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 और 2 आ सकते हैं। तो अब आपको क्लियर होगा कि भाई 1 और 2 आ रहे हैं तो स्वैप भी हो सकते हैं। तो कितने वे से स्वैप होंगे, 2 फैक्टोरियल वे से। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आखिरी में 3 आ रहा है तो उसको लेके कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे। ठीक है, और 2 वर्ड नहीं, मतलब 2 नंबर बनेंगे। अगर आखिरी में 3 आ रहा है तो उसको लेके, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 3 आ रहा है तो उसको लेके 2 नंबर बनेंगे, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई 3 3 जैसे 2 बार आया, इन दोनों का सम कितना हो गया, 6 हो गया ना आखिरी डिजिट पे। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आखिरी डिजिट पे अब 2 आता है, तो यहाँ 1 3 आएगा, तो कितने नंबर बनेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो लास्ट डिजिट पे जब 2 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं, 2, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। ठीक है, अब 1 करते हैं। अब अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 3 आएगा, ये भी 2 नंबर बनेंगे। तो सम कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम देखो आप, ये 2 हो रहा है। अब इन तीनों का सम, आखिरी डिजिट पे इन तीनों का तो सम है 6 4 10 2 12। ठीक है, अब अच्छी चीज क्या है कि अगर आपका 0 नहीं आ रहा है बीच में, तो आपके नंबर सेम ही बनेंगे। 0 आता है तो उसमें एक गड़बड़ हो जाती है कि 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो गड़बड़ करेगा। बाकी अगर 0 नहीं है, फिर तो क्या है कि हर प्लेस पे, हर जैसे यूनिट प्लेस ले लो या 10th प्लेस ले लो या 100 प्लेस ले लो, उसमें सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो अब आखिरी डिजिट पे कितना सम आया, 12, इधर भी 12 आएगा इधर भी 12 आएगा। तो आप क्या करते हो, 2 यहाँ पे लिखते हो, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। अगर लास्ट एडिशन आता होगा आप लोग को, जब आप सबको ऐड करते हो तो 12 आ जा रहा है अगर, तो 2 नीचे लिखोगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर इधर सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 12 प्लस 1 13, तो 3 लिखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। इधर सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 12 और 1 13, तो इसका आंसर 1332 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे 1 2 3 4 वाले पे। अब जब मैंने 1 2 3 4 का देखा, जो इसको क्वेश्चन में था, इसका हमें सम निकालना था। 1 2 3 4 से 4 डिजिट के नंबर बनाओ और उनका सम निकालो। तो जब आपका 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 आएगा, तो आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 1 2 3 आपको 6 नंबर्स देंगे। तो 4 इंटू 6 आखिरी डिजिट पे सम कितना आ जाएगा, 24, 4 के कारण। ऐसे 3 के कारण क्या होगा, जब 3 आएगा तो यहाँ पे 1 2 4 आ सकता है। तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 6 18 बन जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे जब 2 आएगा तो यहाँ पे 1 3 4 आएगा, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 2 इंटू 6 12 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1 आएगा तो ये 1 इंटू 3 फैक्टोरियल बन जाएगा ना इसका सम। तो 1 इंटू 6, क्योंकि 2 3 4 से 6 बनेंगे तो 1 6 टाइम्स आ रहा होगा, तो 6 बन जाएगा। तो अब क्या बन गया, 18 18 36 36 और 24 60। तो मतलब मेरे पास जो 4 डिजिट प्लेसेस हैं, इनको जो मेरे को ऐड करना है, ठीक है, तो आखिरी पे 60 आएगा, फिर बीच में भी 60 आएगा, सम इधर भी 60 आएगा, इसमें भी 60 आएगा। तो 0 यहाँ पे आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 66 में 6 आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 6 आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 6 6 आएगा। तो ये इसका आंसर है। अब देख लो भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अगर जिसको क्लियर हो गया होगा वो इसका आंसर बता देगा बहुत जल्दी। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। Sir, please repeat. किसको डाउट है बेटा? Sir, बता रहा हूँ, please रुको। repeat. हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, रुको। बाकी बच्चे जब तक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 2 3। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको ना इसीलिए ये एग्जांपल भी बताया था कि अगर आखिरी डिजिट पे 4 आएगा तो ऐसे कितने अल्फाबेट होंगे और ऐसे कितने नंबर्स होंगे। ऐसे 6 नंबर बनेंगे। जैसे 4 आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया, 4 आएगा 1 3 2 आ गया, फिर 2 1 3 आ गया, 2 3 1 आ गया, 3 1 2 आ गया, 3 2 1 आ गया। तो ये 4, ये 4 डिजिट, यहाँ पे 6 डिजिट 6 नंबर्स बन गए जिसमें 4 लास्ट में आ रहा है। तो इन सबका सम कितना हो गया? 24 होगा ना। तो वो 24 लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे जब 3 आएगा आखिरी में तो वो भी 6 नंबर बनाएगा, तो वो उसके कितना हो गया? 3 इंटू 6 18 हो गया। जब 2 आएगा तो 2 इंटू 6 12 हो गया, 1 इंटू 6 6 हो गया। तो आखिरी डिजिट पे 24 जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबके सम करोगे तो 60 आ जाएगा। तो हर पे 60 आ रहा था, ये हमने इससे ऊपर वाले में भी देखा था। तो उनका फिर 60 आएगा तो यहाँ 0, यहाँ 6 कैरी फॉरवर्ड, 60 प्लस 6 66, फिर 6 कैरी फॉरवर्ड, 60 प्लस 6 66, फिर 6 कैरी फॉरवर्ड, फिर 66 आ गया। ठीक है, अभी वाला करो। अभी भी स्टिल नहीं समझ आया तो ये मैं बताऊंगा तो सुनना उसको ध्यान से। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं है जिनने भी लिखा है। थ्री नाइन नाइन सिक्स। नहीं, ये भी सही नहीं है बेटा। 13328 हाँ 13328 26664 आएगा, 26664 आएगा इसका आंसर। देखो जब 2 आ रहा है ना तो 2 को 2 बार थोड़ी लेना है, 2 तो एक ही बार लिखा जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि 2 को 2 बार लिख दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 तो आइडेंटिकल नंबर ही तो है, 2 2। अब देखो सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 1 2 2 आएंगे। अब ये कितने वे से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से। तो 3 इंटू 3 9, मतलब जब 3 लास्ट में आएगा तो हमारे पास 3 ही नंबर्स बनेंगे और उनका सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे अब जब लास्ट में 1 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 3। तो क्या 1 इंटू कितना बनेगा? इसमें भी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 बन जाएगा। जो लास्ट में 2 आएगा, अब एक लास्ट में 2 चला गया तो यहाँ पे तो 1 2 3 बचेंगे। अब ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल से। तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 12 बनेगा। ठीक है, अब इन सब का सम कितना हो रहा है? 12 प्लस 12 24 हो गया। अब 4 डिजिट का नंबर है, सिंपल सी कहानी हो गई। तो हर जगह पे 24 बनेगा सम। यहाँ पे 4 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 26 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 26 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 26 आया। दिस इज द आंसर। अब देखो भाई, समझ आया नहीं समझ आया तो बताओ। नेक्स्ट देखो, अब इसका एक और क्वेश्चन करना है इसका। प्रॉब्लम 26, ये थोड़ा और अच्छा है। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स। प्रॉब्लम 46 है ये।
अच्छा ये प्रॉब्लम नंबर गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ 44, 45, 46। ओके ओके थैंक यू। तो ये हमारा 45 है और ये हमारा 46 है। Sum of all 4-digit numbers that can be formed with digits 0, 1, 2 and 3। ये वाला करो एक बार ट्राई। सम ऑफ ऑल 4-digit numbers that can be found with the digit 0, 1, 2, 3। अब इसमें क्या हो गया ना, 0 आ गया, तो अब देखते हैं कैसे करते हो आप। थ्री ट्रिपल नाइन सिक्स। कितना बेटा? 3 और 999 6। सही है एकदम। नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, गलत है। ये आएगा इसके साथ ना कुछ और भी आएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ इसमें से। 3,996 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सही है, तनीषा गोयल का सही है आंसर। 38,664 ये आंसर आएगा। अंकित तू भाई पीछे वाले का आंसर बताया जा रहा है। इस प्रॉब्लम का आंसर है 38,664। देखो आप में से किसका आ रहा है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जब आप 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो यहाँ पे एक गड़बड़ होगी कि 0 नहीं आएगा आपका ना, फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए। तो जब भी आप पैटर्न बना रहे हो, जैसे आखिरी में आपने 3 रखा है, तो आपको ऐसा नंबर बनाने पड़ेंगे जिसमें फर्स्ट में 0 ना आए। तो एक तरीका तो वो है कि भाई आपने क्या किया, फर्स्ट पे 3 लास्ट में रखा और फर्स्ट पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई 3 जब मैं रखूंगा तो 3 जब एंड वाले बॉक्स में रखूंगा तो फर्स्ट में 0 ना आए, सेकंड में एंड वाले बॉक्स में रखूंगा तो फर्स्ट में 0 ना आए, ऐसे करके नंबर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो तरीका वो है। अब जो दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, देखो जो मेरे को वो बाइजेक्शन वाला रूल है, हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं, वो थोड़ा इजी है। तो हमने क्या किया, ये मान लिया कि भाई 0 भी एक डिजिट है। 0 चाहे फर्स्ट पे आए, 0 चाहे सेकंड पे आए, चाहे थर्ड पे आए, चाहे फोर्थ पे आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, 0 भी एक डिजिट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, मान लो आखिरी में 3 आ रहा है, तो 0, 1, 2 है, इसको कितने वे से अरेंज कर देंगे। यहाँ पे जब मैं 3 फिक्स करूंगा तो ये जगह 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, तो 18 बन जाएगा इसके कारण। ऐसे जब यहाँ पे 2 आएगा तो वो भी कितने वे से अरेंज हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से, तो 2 इंटू 6, ये 12 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 जब आएगा वो भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, तो वो 6 बन जाएगा। 0 आएगा तो वो भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल अब मेरे पास कितने बन जाएंगे, अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है तो 30, 36 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इन सब का सम कितना आएगा, तो ये 4 डिजिट पे अगर मैं 36 36 लिख के सम करता हूँ,
क्या आ जाएगा 6, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 39 3 3996 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 39 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ 39। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया 3,999,6 बन गया। बट अब इसमें एक गड़बड़ है, इसमें वो वाले सारे नंबर्स भी आ जा रहे हैं जिसमें 0 फर्स्ट डिजिट पर है, तो उसका सम हटाना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया भाई 0 फर्स्ट डिजिट पे फिक्स कर दिया। अब ये देख लेते हैं, जब 0 फर्स्ट डिजिट पे फिक्स कर दिया तो 1 2 3 के कारण कितने बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर 3, अब इसमें 1 2 3 में अगर 3 एंड पे रहेगा तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बनेंगे तो 6 बन जाएंगे, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल बनेंगे तो 4 बन जाएंगे, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल बनेंगे तो 2 बन जाएंगे। मतलब समझ गए ना, 0 फर्स्ट पे फिक्स करके जिस जिसमें 0 फर्स्ट में फिक्स करोगे तो पीछे उसके 3 डिजिट आएंगे ना, वो जितने भी नंबर आ रहे हैं वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 4 10 2 12। तो अब यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर पे 12 12 12 और यहाँ पे तो 0 होगा क्योंकि सब 0 फिक्स कर रखे हैं, तो 12 आएगा 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 12 13 आएगा 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 13 1332, तो उसमें से 1332 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो हो जाएगा 3,996 माइनस 1332, 38664 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो इससे ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कि भाई हमने क्या किया कि भाई 0 को डिजिट मान लिया तो 0 को इंक्लूड करके सारे निकाल लिए, फिर 0 को फर्स्ट पे फिक्स करके फिर सारे निकाल लिए। तो आपको अब अगर 0 जैसे केसेस भी अगर इन्वॉल्व होते हैं इस सम में तो वो आप कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो 46 हो गया हमारे। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे परमुटेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, तो परमुटेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें थोड़े मुश्किल होंगे, वो हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में देखो। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। ठीक है, जैसे परमुटेशन का क्या मतलब होता था, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स इन अ रो। अभी तो हम इन अ रो ही किया हमने क्योंकि हमने लीनियर परमुटेशन किए हैं। इसके बाद जब कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन भी आता है। ठीक है, तो जो सर्कुलर परमुटेशन अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन का यूज है, तो इसीलिए हम पहले कॉम्बिनेशन करेंगे फिर उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन करेंगे कि सर्कल पे कैसे अरेंज किया जाता है चीजों को। ठीक है, अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन करना। तो मान लो अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ ए बी सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को 3 डिस्टिंक्ट चीजों में से 2 डिस्टिंक्ट चीजों को सिलेक्ट करना है, तो उसके क्या वेज होते हैं, हम बोलते हैं 3C2। 3C2 बोलने का मतलब हो गया 3 डिस्टिंक्ट चीजों में से 2 डिस्टिंक्ट चीजों को सिलेक्ट करना। तो वो जो 3C2 3 वेज बता रहा है वो कौन कौन से 3 वेज हैं, एक तो हो गया मेरे पास ए बी, एक हो गया मेरे पास ए सी, एक हो गया मेरे पास बी सी। अब इसको मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि भाई 3 में से 2 को सिलेक्ट करो और अरेंज करो, तो फिर अगर मैं, ये तो हो गया सिलेक्शन, ये बस ये जो किया हुआ है इसका मतलब है सिलेक्शन। सिलेक्शन में ये मैटर नहीं करता ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है, समझ गए। ए पहले आए बी बाद में आए, बी पहले आए ए बाद में आए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इसके साथ तुम क्या करो, सिलेक्शन करो 2 ऑब्जेक्ट्स का, 2 अल्फाबेट्स का, एंड अरेंज भी करो उसको। ठीक है, सिलेक्ट भी करो और उसको अरेंज भी करो। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल और करना पड़ेगा। 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई आपने 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया, अब उनको अरेंज भी कर रहे हो, तो ए बी और बी ए बनेगा, ए सी और सी ए बनेगा, बी सी और सी बी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 6 वेज हो जाएंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है। तो सिलेक्शन का बस यही मतलब होता है, सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि भाई चीजों को बस सिलेक्ट कर लेना है, आपको ग्रुपिंग कर लेनी है बट उनका अरेंजमेंट नहीं करना है। तो सिलेक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है जी, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। नंबर ऑफ, इसको बोल देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग
are articles from n distinct articles is NCR, which is equal to n factorial r factorial n minus r factorial. ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा सबको। n डिस्टिंक्ट चीजों में से अगर r डिस्टिंक्ट चीजों को सिलेक्ट करना है तो उसके वेज क्या होते हैं, NCR। सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो अगर इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है तो कितने वेज होंगे, 3 को सिलेक्ट करने के हमारे पास वेज आ जाएंगे 4C3। तो 4C3 4 के बराबर होता है। अब वो जो 4 वेज हैं वो कौन कौन से हैं, एक है ABC, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ABC हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास ABD, फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास ABC बना दिया और ABD बना दिया। नेक्स्ट आ गया BCD और एक आ जाएगा ACD। तो ये 4 वेज होंगे। ये बात समझ आई सबको कि नहीं समझ आई? ऑल क्लियर करो एक बार। All clear, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, अच्छा अब रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ ways of selecting are articles from n distinct articles। articles objects things एक ही होते हैं। if one article is always included, अब वो कह रहा है कि n चीजों में से r चीजों को मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, n चीजों में से मेरे को क्या करना है, r चीजों को सिलेक्ट करना है। बट उसमें से n चीजों में से एक चीज जो है वो हमेशा सिलेक्ट होगी होगी। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास 16 प्लेयर है, क्रिकेट का मैच है और 16 प्लेयर है। ठीक है, मैंने बोला मेरे को 16 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट जो धोनी है वो तो रहेगा ही रहेगा टीम में, मतलब धोनी को कोई नहीं हटा सकता। धोनी को तो खेलना जरूरी है, जो विकेट कीपर भी और कैप्टन भी था उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन हो गया आपसे कि 16 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट तो करना है, बट उसमें धोनी रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि भाई 16 में से तो भाई एक तो धोनी है, बाकी कितने बचे 15। अब 15 में से आप कितने सिलेक्ट करोगे, 11 की टीम होती है 10 सिलेक्ट करोगे ना। नहीं समझ आया, 10 क्यों सिलेक्ट करोगे भाई, 11 की टीम में धोनी ऑलरेडी खेल रहा है तो 10 ही तो सिलेक्ट करोगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा इस केस में, 15C10 आ जाएगा। क्योंकि धोनी जी तो पहले, धोनी तो एक पर्टिकुलर आदमी है, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो पर्टिकुलर लोग होते हैं, जैसे कभी मैं बोलूंगा पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो जो धोनी जी है उनको कोई सिलेक्ट नहीं करे, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, धोनी जी अलग कर दिए। अब टीम में कितने प्लेयर बचे, 15, उनमें से 10 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो 15C10 हो गया। इसीलिए n में से एक अगर आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड, तो n-1 बचेंगे, जिसमें से r-1 को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस पार्ट का आंसर बनेगा n-1 c r-1। बात समझ आ रही होगी मेरे को लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, number of ways of selecting are articles
from n distinct articles if k articles are always included. Number of ways of selecting r articles from n distinct articles if k articles are always included. इसका क्या मतलब हो गया? अब जैसे वही वाली बात हो गई कि मैं बोल रहा हूँ, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 16 प्लेयर हैं, हमारे को 11 की टीम बनानी है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं उसमें से, ठीक है, सिलेक्ट करने हैं, कुछ अरेंज नहीं करना है। तो मैंने इसमें बोला कि भाई 3 पर्सन तो हमेशा खेलेंगे, एक धोनी हो गया, एक विराट कोहली हो गया और एक से रोहित शर्मा हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई धोनी जी, विराट कोहली जी और रोहित शर्मा तो खेलेंगे। तो अब 3 की टीम मैंने फिक्स कर दी। अब क्या बचा? अब आपको 3 तो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे 13 बचे हैं। अब 13 में से कितने होंगे? 8 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने होंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या बन जाएगा? इसके कितने वेज बनेंगे? n में से k हटा दो, है ना, 16 में से 3 हटा दो तो 13 बच गए। सी आर में से k हटा दो तो n माइनस के सी आर माइनस के, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है जी, फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। बड़ा इजी सा है ये, मतलब इसमें ज्यादा कुछ लगाना नहीं है आपको दिमाग, बस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज of selecting R articles when P particular objects are always included and Q particular objects are always excluded. Number of ways of selecting R articles when P particular objects are always included and Q particular objects are always excluded. अच्छा, अब इसका क्या मतलब हो गया? अब जैसे मान लो मैंने सेम वही बोला कि 16 प्लेयर हैं जिसमें से 11 प्लेयर को मेरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई विराट कोहली और धोनी जी तो खेलेंगे, ठीक है, बट रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है। रोहित शर्मा को नहीं खिलाना है, इन दोनों को खिलाना है। तो अब 3 तो आपके ऑलरेडी पता चल गया ना कि भाई तीनों का तो, इन तीनों लोगों का तो हमें क्लियर हो गया कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो अब हमारे पास कितने बचे? 13 बच गए। 13 में से 3 तो हो गए, 3 क्लियर हो गए। अब 2 आपके ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो 13 में से आप कितने सिलेक्ट करोगे? 9 सिलेक्ट करोगे, तो 13C9 लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो जो रिजेक्ट होगा वो इसमें से तो सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो हमारे पास आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? n में से p तो इंक्लूडेड है तो वो भी हट जाएंगे, q जो एक्सक्लूडेड है वो भी हट जाएंगे, ठीक है। r हमें सिलेक्ट करने हैं, तो r में से जो इंक्लूडेड है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे, तो r माइनस p आ जाएगा। क्योंकि जो एक्सक्लूडेड है उसका, अब जो एक बंदा एक्सक्लूडेड था वो तो उसके तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा ना। 11 में से आपके ये 2 सिलेक्शन हो गए हैं, तो ये आपका p है, ये आपका q है। तो नीचे क्या आ रहा है? 11 माइनस 2 आ रहा है। ऊपर क्या आ रहा है? 16 n माइनस p माइनस q आ रहा है, ठीक है। इसको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर नहीं भी समझो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे समझो कि भाई 16 प्लेयर थे, आपने बोला रोहित शर्मा जी नहीं खेलेंगे, विराट कोहली और धोनी जी खेलेंगे, ठीक है। तो अब आपको 3 प्लेयरों का क्लियर हो गया, 13 प्लेयर और बचे हैं, उनमें से कितने चाहिए हमें खेलने के लिए? दो ही तो सिलेक्ट हुए हैं अभी, तो 9 चाहिए हमें। तो 13 में से हम 9 सिलेक्ट करेंगे। सिंपल ऐसे सोचो इसको, क्लियर हो गया? अब इसके एग्जाम्पल करते हैं और अब इसका आंसर बताना। आप, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप आंसर बताना। इन हाउ मेनी वेज Mayank can call 4 of his friends out of 10 friends. In how many ways man can call 4 of his friends out of 10 friends? बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से।
चैट बॉक्स में आंसर लिखो। बड़े आसान है, 10C4 आएगा इसका आंसर। 10 में से 4 चीजों को सिलेक्ट की तो करना है, 10 फ्रेंड्स में से 4 को सिलेक्ट करना है, उसको फोन करना है। ठीक है, तो 10 में से वो कोई भी 4 सिलेक्ट करके फोन कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस उसने बोला कि उसको कॉल करना है अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो 10C4 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज Mayank can call 4 of his friends out of 10 friends if friends Rahim and Salim are always included. ये बड़ा सिंपल सी वही वाली बात है।10C2 नहीं आएगा ना बेटा, 10 में से उसके 2 फ्रेंड तो रहीम और सलीम भी तो हैं। 8C2 8C2 आएगा, बहुत सिंपल है। देखो 10 फ्रेंड्स में से उसके 2 फ्रेंड तो रहीम एंड सलीम हो गए। ठीक है, अब ये तो इंक्लूड ही कर लिया उसने हमेशा। अब आपके 4 को कॉल करनी थी, 2 तो इंक्लूडेड ही है उसके, तो कितने बचेंगे? हम अब हमारे पास 8 फ्रेंड बच जाएंगे, जिनमें से 2 को कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि रहीम और सलीम तो इंक्लूडेड ही है उसके। समझ गए ये वाली बात? तो क्या आंसर आएगा इसका? 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 8C2। सो 8C2 इज द आंसर। समझ आ गया सबको? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो वो अभी 10 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा, 5-6 मिनट में, तो वो हम कल ही करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है जिसमें मैंने अभी 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। स्टिल अगर किसी को लग रहा है कि उसका डाउट कवर नहीं हुआ है तो वो मेरे को असाइनमेंट का भी भेज सकता है, मॉड्यूल का भी भेज सकता है। अभी मैं पहले असाइनमेंट की कर दूंगा और फिर उसके बाद मॉड्यूल कर दूंगा। हो सकता है आज हम उसको जितने भी आप डाउट भेजेंगे उसको मैं फिनिश अप करके ग्रुप में डाल दूँ। ठीक है, आपके टेस्ट में कोर्स क्लियर है आप लोगों को? टेस्ट में कोर्स आ रहा है, बायनोमियल थ्योरम के 10 क्वेश्चन होंगे और पीएनसी के 10 क्वेश्चन होंगे। इंटीजर होंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नॉर्मल सिंगल करेक्ट होंगे, वो किसी भी ऑर्डर में शफल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पीएनसी के ज्यादा इंटीजर हो और बायनोमियल के कम इंटीजर हो, ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी पेपर बनेगा। ठीक है, चलो कल भी क्लास है। अब हम कॉम्बिनेशन पूरा आएगा आपके टेस्ट में, तो कल और परसों की क्लास में कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, तो दोनों दिन आपको पीएनसी पढ़ना पड़ेगा। आज शाम को मैथ्स की क्लास है 3 to 4, उसमें लॉग का ग्राफ वगैरह बताया जाएगा कि लॉग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ होता है, और इनइक्वालिटी कल स्टार्ट नहीं कर पाए थे तो आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।